नमस्कार। आज हम बात करेंगे आज़ादी के ठीक बाद वाले भारत की। एक ऐसा दौर जो राजनीतिक रूप से बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प था। चलिए समझते हैं इसकी कहानी। तो ये कहानी ना एक पहेली से शुरू होती है। साल था 1952, भारत का पहला आम चुनाव। और जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लगभग पूरी की पूरी संसद पर कब्जा कर लिया था, 74% सीटें। और बस यहीं से वो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो सच पूछिए तो आज भी बहुत रेलेवेंट है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया का सबसे नया और सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने शुरुआती दौर में एक पार्टी वाले देश जैसा दिख रहा था? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा और ये समझना होगा कि उस वक्त भारत में पहला चुनाव कराना अपने आप में कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम था। जरा सोचकर देखिए माहौल कैसा था। देश का अभी अभी बंटवारा हुआ था, वो भी बहुत हिंसक तरीके से। हर तरफ गरीबी थी, खाने के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, और ऊपर से 500 से भी ज्यादा रियासतों को भारत में शामिल करके एक देश बनाने की चुनौती। ऐसे में चुनाव कराना तो बहुत दूर की बात थी। पहली प्राथमिकता तो देश को टूटने से बचाना था। यही वजह थी कि दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स थे वो सब बहुत डरे हुए थे। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि भारत का ये पहला चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ गए, उन्होंने इसे अनपढ़ों का बेहुदा तमाशा तक कह दिया। मतलब उनका मानना था कि ये तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। और ये कोई छोटा मोटा जुआ नहीं था, हम बात कर रहे हैं 17 करोड़ वोटर्स की। 17 करोड़ लोग, और इनमें से ज्यादातर ने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी वोट डाला नहीं था। और मुश्किल देखे, इन 17 करोड़ लोगों में से सिर्फ 15% लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। अब सोचिए, इन तक पार्टियों का मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, इन्हें वोटिंग का पूरा प्रोसेस कैसे समझाया जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इस पूरे कह सकते हैं महाअभियान को संभालने के लिए 3 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को समझिए रातों रात चुनाव अधिकारी बनने की ट्रेनिंग देनी पड़ी। और मुश्किलें भी कैसी कैसी थीं, सुनिए। जब पहली वोटर लिस्ट बनकर आई तो पता चला कि उसमें 40 लाख महिलाओं का तो नाम ही नहीं है। अरे, उनकी पहचान बस ऐसे लिखी थी, फलाने की पत्नी या फलाने की बेटी। जाहिर है चुनाव आयोग ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और पूरी लिस्ट दोबारा बनवाई। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और दुनिया भर की आलोचनाओं के बावजूद भारत ने ये कर दिखाया। चुनाव कामयाब रहा। पर इस कामयाबी के साथ ही एक नई तस्वीर सामने आई, एक ही पार्टी का जबरदस्त दबदबा। तो चलिए अब समझते हैं कि इस दबदबे के पीछे का गणित क्या था और कहानी क्या थी। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब सारे वोट गिने गए तो कांग्रेस को कुल वोट मिले सिर्फ 45%। जी हाँ, सिर्फ 45%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देश के आधे से ज्यादा लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं था। लेकिन जब सीटों की गिनती शुरू हुई तो पूरी कहानी ही पलट गई। सिर्फ 45% वोटों के साथ कांग्रेस ने संसद की लगभग 75% सीटें जीत लीं। तो अब सवाल ये है कि भाई ये जादू हुआ कैसे? इस जादू का एक नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये हमारा चुनावी सिस्टम है। देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा है। किसी भी सीट को जीतने के लिए आपको आधे से ज्यादा वोट नहीं चाहिए होते हैं। आपको बस अपने सामने वाले उम्मीदवार से एक वोट ज्यादा लाना है, बस सीट आपकी हो गई। और कांग्रेस के साथ हर जगह यही हुआ। पर रुकिए, कहानी सिर्फ चुनावी सिस्टम की नहीं है। कांग्रेस के इस दबदबे के पीछे उसकी अपनी बहुत मजबूत वजह थी। सबसे बड़ी बात, वो आजादी की लड़ाई की पार्टी थी। उसकी एक विरासत थी, लोगों का उस पर एक भरोसा था। फिर नेहरू जैसे बड़े बड़े कद्दावर नेता उसके चेहरे थे। और उसका संगठन वो गांव-गांव तक फैला हुआ था, जो उस वक्त किसी और पार्टी का नहीं था। असल में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो सिर्फ एक पार्टी थी ही नहीं, वो तो एक तरह का महागठबंधन थी। एक बड़ी सी छतरी, जिसके नीचे अमीर उद्योगपति भी खड़े थे और गरीब मजदूर भी, दक्षिणपंथी सोच वाले भी थे और कट्टर वामपंथी भी। मतलब हर तरह के लोग, हर तरह के विचार, सब उसी एक छतरी के नीचे थे। तो इसका मतलब क्या ये है कि कांग्रेस के सामने कोई था ही नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के इस जबरदस्त दबदबे के बावजूद भारत में एक विपक्ष धीरे धीरे ही सही पर अपनी जगह बना रहा था। उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी,
भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियां भी थीं। हाँ, ये सच है कि इस संसद में उनकी सीटें बहुत कम थीं, उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उनकी जो अलग-अलग विचारधाराएं थीं, उन्हीं ने आने वाले भारत के मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की नींव रखी। और हमारे लोकतंत्र की एक असली परीक्षा हुई 1957 में। इसी साल कम्युनिस्ट पार्टी ने केरला में चुनाव जीतकर सरकार बना ली। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी राज्य में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी हो। हालांकि वो एक अलग कहानी है कि सिर्फ 2 साल बाद ही केंद्र सरकार ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तो आखिर में भारत के राजनीतिक इतिहास के इस पहले चैप्टर से हमें क्या समझना चाहिए? इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, इसका सार ये है कि भारत का जो ये एक पार्टी का दबदबा था ना, वो चीन या क्यूबा जैसे दूसरे देशों से बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि उन देशों में तो संविधान ही कहता है कि एक ही पार्टी का राज होगा, विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन भारत में कांग्रेस का दबदबा कैसे बना? वो बना था बार बार हुए आजाद और निष्पक्ष चुनावों के नतीजों से। और यही इस दौर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खूबी भी है। यहाँ एक पार्टी का दबदबा तो था, पर वो लोकतंत्र के अंदर था। ये ऐसा दबदबा नहीं था जिसने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया हो। नहीं, दबदबे के बावजूद डेमोक्रेसी की जो आत्मा थी वो जिंदा रही। और बस यहीं पर हम एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। एक दलीय प्रभुत्व का वो जो शुरुआती दौर था, उसकी विरासत, उसकी आदतें, उसका पॉलिटिकल कल्चर, वो सब आज की भारतीय राजनीति को किस तरह से और कितना प्रभावित कर रहा है, यह सोचने वाली बात है।